बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम लोगों ने कवर करना है दैट इज़ राइबोसोम एंड गोल्जी ऑपरेटस। एज यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जिसमें हमने सेल ऑर्गेनेलीज़ को डिस्कस करना शुरू किया था। तो उसी सिलसिले में आज का हमारा लेक्चर है। इससे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ राइबोसोम। व्हाट इज़ मेंट बाय राइबोसोम? राइबोसोम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जहन में रखिएगा कि राइबोसोम हमारे पास वो ऑर्गेनेली है दैट इज़ नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड, यानी ये इस ऑर्गेनेली का मेम्ब्रेन नहीं है। एंड ये वो ओनली ऑर्गेनेली है, दिस इज़ द ओनली वन ऑर्गेनेली दैट इज़ प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें मेजर डिफरेंस ये होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होते, जबकि इन द यूकैरियोट्स वी हैव द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, यानी वो ऑर्गेनेलीज जिनके बाहर मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, यानी कि फेमसली एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो बैक्टीरियाज हैं, ब्लूगिन एल्गीज हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होता। बैक्टीरिया के अंदर भी आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नज़र नहीं आएगा। उसका जो डीएनए है वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। लेकिन एक ऑर्गेनेली उसके अंदर मौजूद होता है जो कि कॉमन है बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, एंड दैट इज़ द राइबोसोम. Ribosome is actually a dense, you can say कि a dense condensed material bounded structure है जिसके बाहर membrane नहीं होती है। ठीक है, so it is a unique thing. No doubt कि ribosomal prokaryotic ribosome जो होता है वो comparatively smaller in size होता है as compared to the eukaryotic ribosome. ये 70 Svedberg unit का होता है in the bacterias, and in the eukaryotes it is of 8 Svedberg units. Svedberg is for the size, ठीक है, S is equal to Svedberg, ठीक है। ये साइज होता है आपके ऑर्गेनेली का, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है उसका साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द यूकैरियोटिक राइबोसोम. Okay, now coming toward the point, if you look at the origin of the word, the ribosomes, ribo stands for the excessive quantity of RNA, and somes का word soma से originate हुआ है, and soma means the body, यानी RNA containing body. Because of this, ribosomes are also called as ribonucleus protein granules. ठीक है, इनके अंदर एक्सेस क्वांटिटी में जो है वो आरएनए जो है वो मौजूद होता है. सो अगर कमिंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन, तो सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स. ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि ग्रेन्यूल्स का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं. ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर है हमारे पास, जैसे हम कहते हैं ना ग्रेन्यूलर, जैसे आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे पास सॉल्ट होता है कि ग्रेन्यूल्स दानेदार सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसी तरह आपके राइबोसोम्स जो होते हैं दे आर द स्मॉल टाइनी ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स जो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में मौजूद होते हैं. पैलेड वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इनको स्टडी किया था, साइंटिस्ट है. और अगर हम यूकैरियोटिक राइबोसोम्स को देखें तो दे आर मेड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स. सो इनको हम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहते हैं. ठीक है, मैंने पहले भी बताया राइबोसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन ग्रेन्यूल्स या राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स का नाम दिया जाता है इनको हमारे पास, क्योंकि इसमें इक्वल क्वांटिटी में आरएनए यानी आरएनए एंड प्रोटीन्स जो है वो मौजूद होती हैं हमारे पास. ठीक है, आरएनए जो कि राइबोसोम्स में होता है दैट इज़ कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए. आपको पता है कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, दैट इज़ मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए. बहरहाल अगर हम राइबोसोम्स को देखें तो दे आर फाउंड इन एग्जिस्ट इन 2 प्लेसेस, यानी कि जो राइबोसोम्स हैं या तो फ्रीली डिस्पर्स्ड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, इंडिपेंडेंटली मौजूद होते हैं राइबोसोम के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं, या फिर ये अपने आप को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच कर लेते हैं. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो 2 तरह के होते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बोलते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो विदाउट राइबोसोम्स होते हैं उनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं.
तो इसी तरह से राइबोसोम की लोकेशन अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो राइबोसोम जो है वो बेसिकली दो तरह से एग्जिस्ट करता है, आइदर इंडिपेंडेंटली इन द साइटोप्लाज्म, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, और फाउंड अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसकी प्रेजेंस की वजह से हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो आपका जो राइबोसोम है, इस राइबोसोम के दो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ये जब इसकी ज़रूरत होती है तो ये कंप्रेस्ड फॉर्म में आता है, अदरवाइज़ इसके दो सब यूनिटल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी ये लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। जब ज़रूरत होती है आरएनएज़ की तब ये दोनों सब यूनिट जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और कंप्रेस हो जाते हैं, जैसे द लार्ज ईच सब यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। द लार्जर सब यूनिट इज़ ऑफ 60 एस इज़ द स्वेडबर्ग यूनिट जो यूज़ होता है इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, और स्मॉलर सब यूनिट इज़ 40s, यानी 60 एंड 40s के सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के इन द यूकैरियोट्स। और फिर जब ये दोनों कंप्रेस होते हैं तो जब कंप्रेस होंगे तो देन दे आर गोइंग टू बी फॉर्म 80s, यानी 60 एंड 40 जो है वो कंप्रेस होकर 80s बना देते हैं। ठीक है, वैसे इसको 100 होना चाहिए, लेकिन फिर जो कि ये कंप्रेस होते हैं और आप ये प्लेस देख रहे हैं जहाँ पे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, तो यहाँ से ये कंप्रेस हो जाते हैं, दबाव आ जाता है, दब जाते हैं, और ओवरऑल साइज 100s से रिड्यूस होकर 80s हो जाता है। इन द सेम केस जो आपके पास बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं, या आप उनको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स भी कह सकते हैं, दे आर ऑफ 70s, उनका जो साइज़ होता है वो 70s होता है। ठीक है जी, ओके। और द अटैचमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन, यानी ये जो अटैचमेंट होती है राइबोसोमल सब यूनिट्स की, स्मॉलर सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट की, ये जो प्रोसेस है सारा, दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैग्नीशियम आयंस। ठीक है, द राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए थ्रू द स्मॉलर सब राइबोसोमल सब यूनिट, or a group of ribosomes attached to messenger RNA is known as polysome. Very important phenomena कि ये आपको नज़र आ रहा है कि जी ये रेड कलर का जो है ये हमारे पास स्ट्रक्चर उन्होंने ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर उन्होंने आपको शो किया हुआ है कि किस तरह से आपका जो राइबोसोम है वो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन में, प्रोटीन चेन की फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है। इसका जो मेजर रोल होता है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम्स के ऊपर राइबोसोमल आरएनएज मौजूद होते हैं और मैसेंजर आरएनए के ज़रिए जो भी मैसेज आता है उसको फिर ये पॉलीपेप्टाइड चेन की शक्ल में सिंथेसाइज करते हैं। तो जो मेजर फंक्शन है आपके राइबोसोम का वो है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन आप कह सकते हैं। ठीक है, और वेन एवर देर इज़ अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए, तो दिस ग्रुप ऑफ राइबोसोम इज कॉल्ड एज पॉलीसोम। कीप दिस इन माइंड, यहाँ पे हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स। आपने ये नहीं करना जो अक्सर बच्चे करते हैं कि जी राइबोसोम अटैच टू द मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम। नो, दिस इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ मैसेंजर आरएनए, दिस इज कॉल्ड पॉलीसोम। ठीक है, और फंक्शन हमने जैसे देख लिया, लोकेशन भी हमने देखी थी कि द असेंबल द न्यूक्लियोलस of the nucleus from there transported to the cytoplasm। ठीक है जी, और राइबोसोम्स आर जो है वो इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। इनका एक ही मेजर रोल है और यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पूरे सेल का, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। So this is the introduction to the ribosomes. Now coming towards the Golgi apparatus. Golgi apparatus सबसे पहले इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था इसका नाम था कैमिलियो गोल्जी। सो बिकॉज ऑफ दैट नेम, उस साइंटिस्ट के नेम पे इसको जो है वो कैमिलियो, इसको गोल्जी ऑपरेटस कहा जाता है। इट इज़ इन 1898 इसकी डिस्कवरी हुई थी। अगर इसको हम देखें तो ये डेफिनेशन वाइज इट इज़ a structure that consists of stacks of flattened membranes। stacks का मतलब क्या होता है? जब हम कहते हैं कि जी तह दर तह हम कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं तो वो जो एक पाइल, वो एक ग्रुप जो बन जाता है स्टैक्स, उसको स्टैक बोलते हैं। यानी तह दर तह जब आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे आप कपड़े भी तह करके रखते हैं, बेडशीट्स तह करके रखते हैं, और 8-10 बेडशीट्स आप एक दूसरे के ऊपर या 5-6 सूट आप एक दूसरे के ऊपर तह करके रखते हैं तो वो एक स्टैक बन जाता है। फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स हैं, यानी वो फ्लैट सी स्ट्रक्चर बन जाता है। फ्लैट से मतलब मुराद हमारा, अगर हम इसको देखें तो फ्लैट मीन वैसे पिचका हुआ होता है जिसमें हवा नहीं भरी हुई, वो फूला हुआ सा नहीं है, बिल्कुल फ्लैट सा स्ट्रक्चर है। तो ऐसी जो मेम्ब्रेन्स हैं दे आर जो हैं दे कॉन्स्टिट्यूट द Golgi apparatus। ठीक है जी, सो द सेल कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल सिस्टर्नीज, यानी जो मेम्ब्रेन्स हैं ये अंदर से एम्प्टी होती हैं, इसलिए इनको हम फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स
या सैक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर याद हो तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया था क्रिस्टी का। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज जो थे उनके लिए क्रिस्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि मेम्ब्रेन्स के अंदर जो खाली जगह है। यहाँ पे गोल्जी अपरेटस में की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो स्टैक्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स हैं, उनके लिए हम सिस्टर्नी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। कीप दिस इन माइंड. So the cisternes along with the associated vesicles are called Golgi complex. It's a complex system of interconnected tubules and um, the central stack. Cistern stacks are continuously formed by the fusion of vesicles which are probably derived by the budding of SER. SER की बडिंग से। अब अगर आप डायग्रामेटिकली देखें तो अगर हम इस डायग्राम की मदद से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि ये आपके सामने न्यूक्लियस है। अगर डायग्राम को देखें आप, ये आपके सामने न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के साथ अटैच RER एंड SERs हैं, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इन रेटिकुलम से ये आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं जी वेसिकल्स। ये वेसिकल्स इसके आउटर बाउंड्रीज से ब्रेक होकर निकलते रहते हैं, यानी ये जो है स्ट्रक्चर्स हैं ये आपको वेसिकल नज़र आएगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है दैट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स, उसकी मेम्ब्रेन से निकलता है और फिर इसी तरह के बहुत सारे वेसिकल्स जो होते हैं वो इन फ्लैटेंड सैक्स के साथ ज्वाइन करते हैं और फिर ये जो फ्लैटेंड सैक्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्स कलेक्टिवली कॉल्ड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अदरवाइज आपकी जो गोल्जी मेम्ब्रेन्स हैं दे आर कॉल्ड क्रिस्टीज। ठीक है जी, सिंपल सी बात है कि दे आर कॉल्ड सिस्टर्नीज। एंड ये जो सिस्टर्नीज हैं, अगर इन सिस्टर्नीज के साथ ये वेसिकल्स अटैच हो जाएं जो कि RER से आए हैं, तो फिर इसके लिए पूरे के लिए लफ्ज़ हमारे पास इस्तेमाल होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अदरवाइज ये सिर्फ गोल्जी अपरेटस है या आप इनको गोल्जी बॉडीज़ बोल सकते हैं, खाली इन मेम्ब्रेन्स को। ठीक है जी, ये जो फ्लैटेंड स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी मेम्ब्रेन्स हैं ये सिर्फ गोल्जी बॉडीज़ हैं, और जब इन गोल्जी बॉडीज़ के साथ आपके ये वेसिकल्स अटैच हो जाते हैं जो कि RER से प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसके लिए फिर हम टर्म इस्तेमाल करते हैं गोल्जी अपरेटस। ठीक है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। ठीक है जी, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टैक। ठीक है जी, दे आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स व्हिच आर प्रोबेबली डिराइव्ड फ्रॉम द बडिंग ऑफ SER. आउटर सरफेस इज द फॉर्मिंग फेज वाइल द इनर कॉन्केव सरफेस इज द मैच्योरिंग फेज। आप अगर इनका शेप देखेंगे तो बाहर की तरफ से इनका जो स्ट्रक्चर है वो यूँ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कहलाती हैं फॉर्मिंग फेज, और जो आउटवर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरेशन फेज। इस डायग्राम में भी आपको नज़र आ सकता होगा फॉर्मिंग फेज एंड मैच्योरेशन फेज। ये बाहर वाली जो शेप है ये साइड दिस इज़ द फॉर्मिंग फेज, और अंदर जो हम्प वाली साइड है दिस इज़ द मैच्योरेशन फेज। ठीक है जी, सो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। द सिस्टर्नीज जो हैं वो ब्रेकअप इनटू वेसिकल्स फ्रॉम द लेटर। द होल स्टैक कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ सिस्टर्नीज टुगेदर टू बी मूविंग आउटर टू द इनर सरफेस है। अच्छा, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जैसे उन्होंने यहाँ रेड लाइंस में भी शो किया हुआ। गोल्जी अपरेटस हैज़ टू एंड्स, forming phase and the maturation phase. Blebs from tip of SER fuse with the Golgi apparatus. Blebs का मतलब वही ये जो भी हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वेसिकल स्मॉल सर्कुलर सा स्ट्रक्चर जो है वो टूटता है SER से और अटैच करता है अपने आप को विद द सिस्टर्नीज ऑफ द Golgi apparatus at forming phase, whereas the secretory granules are pinched off at the maturation phase. उन्होंने कहा कि जो वेसिकल है वो अटैच होता है फॉर्मिंग फेज़ के साथ, और फिर वहाँ से ये जो फॉर्मिंग फेज़ है उसके साथ अटैच होकर इसका शेप बदल जाता है। ये पहले खाली एक एम्प्टी सा स्पेस था, एक एम्प्टी सा स्ट्रक्चर था। जब ये इसकी फॉर्मिंग फेज़ के साथ अटैच होता है और उसके बाद फिर इसकी मैच्योरेशन फेज़ वाली साइड से एक आउटग्रोथ की तरह डिटैच हो जाता है, अलहदा हो जाता है, तो फिर जो ये डिटैच होने वाला स्ट्रक्चर है यही वेसिकल जो फॉर्मिंग फेज़ पे एम्प्टी था और उसके साथ आके अटैच हुआ था, खाली था, जब ये मैच्योरेशन फेज़ की साइड से एक आउटग्रोथ के तौर पे बाहर निकलता है, डिटैच हो जाता है, दोबारा से अलग होता है इससे, तो ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, ये सिक्रीटरी स्ट्रक्चर हो जाता है। सिक्रीटरी इन द सेंस कि इसमें से फिर एंजाइम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये खाली स्ट्रक्चर था जो यहाँ आके फॉर्मिंग फेज़ वाली साइड पे अटैच हुआ और फिर यहाँ से उसका हिस्सा बनता चला गया, मैच्योरिटी होती चली गई, मैच्योर हो गया स्ट्रक्चर, और फिर मैच्योरेशन फेज़ वाली साइड से यही जो वेसिकल्स हैं ये फिर सिक्रीटरी बन के डिटैच हो जाते हैं। सिक्रीटरी क्योंकि इसके अंदर से एंजाइम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है जी, सो इसका अगर हम फंक्शन देखें सबसे पहला तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद द सेल सिक्रीशंस, यानी ये सेल इसका सब जो मेजर काम है, इसकी जो सिस्टर्नीज हैं वो स्टैकिंग का काम तो करेंगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ मटेरियल का काम करेंगी,
लेकिन बेसिकली इसमें जो फिनोमेना इन्वॉल्व है दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ दिस सिंपल ट्रांसमिसेंट ट्रांसपोर्ट वेसिकल इनटू दिस स्क्रीटरी स्ट्रक्चर। और ये जो स्क्रीटरी स्ट्रक्चर जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बॉडीज से अलग हुआ है, इस स्क्रीटरी स्ट्रक्चर को हम फिर लाइजोसोम कहते हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के अंदर। सो सेक्रीशंस हैं प्रोड्यूस होती हैं फ्रॉम विद इन द सेल्स ऑन द राइबोसोम एंड देन पास टू द आउटसाइड थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड Golgi apparatus. Secretions are converted into finished products and they are packed inside the membrane before export. For example, in mammals, the pancreas secrete granules containing enzymes that help in digestion. Golgi complex has a role in formation of these granules. यानी ये granules, ठीक है जी? The proteins or enzymes which have to be transported आउट ऑफ द सेल थ्रू द गोल्जी ऑपरेटस, यानी कि गोल्जी ऑपरेटस जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स में भी रोल प्ले करती है। फर्स्ट रोल है सिक्रीशन में, दूसरा है गोल्जी ऑपरेटस का रोल इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज टू मॉडिफाई द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स एंड कन्वर्टिंग देम इनटू ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। यानी इसके जो थर्ड मेजर फंक्शन है कि इसके जो स्टैक्स हैं, फ्लैटन मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अंदर सिंपल प्रोटीन्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिंपल लिपिड्स आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स। सो इन शॉर्टली आपका जो गोल्जी ऑपरेटस है इसके 3 मेजर फंक्शंस हैं। नंबर 1 इन सेक्रीशन, number 2 in transportation of materials through its membrane, and number 3 the formation of conjugated molecules, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड जो हैं वो इन्हीं मेम्ब्रेन्स के अंदर, इसी के मेम्ब्रेन्स के अंदर जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच होकर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, जिनको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। And for example is glycoproteins and glycolipids. Glyco stands for glucose यानी carbohydrate, and protein तो आपको पता ही है, protein stands for proteins and lipid stand for lipid. So glycolipids और glycoprotein यानी glycomine carbohydrate and lipid का combination, and lipid protein से मुराद प्रोटीन एंड लिपिड कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। अच्छा, ये था हमारे पास 2 टॉपिक्स जो हमने कवर किए। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।